नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, नौ परिवहन, वायु परिवहन। तो पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, सड़क परिवहन। ठीक है, भारत में परिवहन सेवाओं में सबसे ज्यादा राजस्व जो है वो सड़क परिवहन अर्जित करता है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम लोग भारतीय रेलवे की बात करेंगे तो भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगर हम लोग भारत से पहले बात करें तो अमेरिका, चीन, रूस के बाद चौथा स्थान भारत का है। ठीक है, भारत से पहले अमेरिका, चीन और रूस का स्थान है और इनके बाद चौथा स्थान भारत का है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वहीं भारत के अगर हम लोग सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, सबसे लंबे नेशनल हाईवे की बात करें तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता है? चीन, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान विश्व में धन प्रेषण के मामले में टॉप पर है। पाकिस्तान की बात करें तो इसको नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान की प्रारंभिक राजधानी कराची थी, बाद में राजधानी चेंज करके इस्लामाबाद कर दिया गया। वर्तमान में राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का बंदरगाह शहर कराची है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय समाचार पत्र डॉन है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था और कारगिल युद्ध भी भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है 1999 में। ठीक है, और ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तीसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, 600 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने? तो 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है भारत के डीप ओशन मिशन के लिए। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुनील गावस्कर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर कर दोगे सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को 1994 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। 1997 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। 1998 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 2008 में ही सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया और 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आप आंसर करोगे प्लेइंग इट माय वे। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अगर आपसे पूछ ले अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप आंसर करोगे 1961 में। और अगर आपसे पूछ ले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आप आंसर करोगे 1992 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत ने दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष? क्या आंसर करिएगा? तो भारत ने दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भरता मिशन को 6 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग दलहन की बात करें तो दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। और दलहन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछे तो आप आंसर करोगे कानपुर। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक की GST प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो जनवरी 2025 में अगर हम लोग बात करें तो सरकार को कितने करोड़ की जो है GST प्राप्त हुई है? क्या आंसर करोगे? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, 1,95,000 करोड़।
95,000 करोड़। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 से हुई थी। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी संग्रहालय आपसे पूछे तो आप गोवा कहोगे, और जीएसटी भवन अगर आपसे पूछे तो त्रिपुरा आंसर कर दोगे। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में जीएसटी को लागू किया था। वहीं भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है, और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ की मंजूरी प्रदान की? क्या आंसर करिएगा? सातवें प्रश्न की बात करेंगे, सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, जिससे देश में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी होगी? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में 4 नए स्थलों को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है, और अब रामसर साइट की संख्या कितनी होगी आपसे ये पूछा जा रहा है। 8वें प्रश्न का आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी 89। ठीक है, क्या हो जाएगा? 89 आंसर कर दोगे। ठीक है, अभी हाल ही में कौन कौन से 4 स्थल रामसर साइट के रूप में शामिल किए गए हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, तो आप आंसर कर दोगे तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर शहर, और यहीं पर पहला रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। ठीक है, जो 4 नए स्थल शामिल किए गए हैं उसमें अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु का सक्राई कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है, और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है। सिक्किम का खेचे ओपलरी और वेटलैंड है, और झारखंड का अगर हम लोग बात करें तो उधवा झील है। तो झारखंड का ये उधवा झील, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2 बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? तो बताइएगा अगर हम लोग बात करेंगे। चलिए 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो नवंबर 2024 तक स्थापित जो क्षमता है 7.2 से बढ़कर कितने गीगावाट हो गई? 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। देखिए कितना, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का आंसर करिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में FY20 से FY25 के बीच में कितने की वृद्धि हुई है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो FY का मतलब क्या होता है? FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच कितने की वृद्धि हुई है? तो 10वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, 38.8%। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आंसर करिएगा। भारत में वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? 11वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है? 11वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, 4.3%। ठीक है, कितने? 4.3%। ठीक है, आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई? 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो हाल ही में चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी 2016 में। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो 2016 आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कुल कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा है? 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या 11.7%। देखिए कितना, 11.7%। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है।
वर्तमान में भारत का आयात 6.9% बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो क्या आंसर करिएगा? 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या आंसर हो जाएगा? तो भारत का जो आयात है वो बढ़ करके लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, 682 अरब अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश की है? 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पेश किया है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पेश किया? आप आंसर करोगे राजस्थान। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो राजधानी है जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं, और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें तो भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। अगर पहला परमाणु परीक्षण पूछा जाए आपसे तो आप आंसर करोगे 1974, और दूसरा परमाणु परीक्षण अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 1998। ठीक है, तो भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। ठीक है, पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, क्या नाम था? तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण किया गया उसका नाम था शक्ति 98। ठीक है, क्या नाम था? तो उसका नाम था शक्ति 98। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है, और परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया है, जो कि कहाँ पर है? जो कि जैसलमेर में है। राजस्थान में केवला देव, जिसको हम लोग घाना भी कहते हैं, तो केवला देव घाना और सरिस्का पक्षी विहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। और राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित होता है, तो ये भी याद रखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी। कौन सी नदी है जिस पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? क्या आंसर कर दिएगा? करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। आगे बढ़िएगा। कृष्णा नदी पर हम लोग बात करें तो नागार्जुन सागर बांध है, अलमाटी बांध है, और श्री सैलम बांध है। ये सभी बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का कौन सा भाग निकेल और लोहे जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है? तो बताइएगा, पृथ्वी का कौन सा भाग है जिसमें निकेल और लोहा, ठीक है, तो निकेल और लोहा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे कोर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे कोर। और इसी वाले हिस्से को क्या करते हैं? इसी वाले हिस्से को नीफे कहते हैं। निकेल और फेरस से मिलकर के बनता है, इसीलिए इस वाले हिस्से को क्या करते हैं? नीफे भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे ऊपरी हिस्से की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वो होता है आपका क्रस्ट होता है, जिसको भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन सा दर्रा है जिससे होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपू लेक दर्रा। क्या आंसर कर दिएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे से होकर के ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। 3 नदियां हैं जिनका उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है। 3 नदियां हैं जिनका उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है। कौन कौन सी वो 3 नदियां हैं? तो आप आंसर करोगे सिंधु नदी है, ठीक है, सतलज नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये 3 नदियां हैं जिनका उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है, भारत के बाहर से होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो रोहतांग दर्रा है, बाड़ालाचाला दर्रा है और सिपकिला दर्रा है। तो 3 दर्रे आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। और रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपसे दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है। सबसे कम जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कम जो जनसंख्या है, अगर आपसे सबसे कम जनसंख्या पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या आप कहोगे सिक्किम है। ठीक है, किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है।
आपसे दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है। क्या आंसर होगा? सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। आंसर कर दोगे आप लोग मिजोरम, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम में आपको डम्फा वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। मुरलेन वन्यजीव विहार जो है ये भी आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। सिक्किम की अगर वहीं हम लोग बात करें तो सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम में दो दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, नाथुला और जिलेपला दर्रा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रयाग प्रशस्ति में किस वंश के राजनैतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत में से एक है? सातवाहन वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश या फिर गुप्त वंश? क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा? प्रयाग प्रशस्ति की हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसका है? तो ये समुद्रगुप्त का है, ठीक है। किसका? तो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है ये समुद्रगुप्त का है। आंसर क्या कर दोगे आप? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, गुप्त वंश, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का अभिलेख है जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त की माता, समुद्रगुप्त की अगर हम लोग माता की बात करें तो इनकी माता का नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त की माता का नाम है कुमार देवी, ठीक है। क्या नाम है? कुमार देवी। और कुमार देवी एक लिच्छवी थी। इन समुद्रगुप्त की माता का नाम लिच्छवी कुमार देवी है जो कि लिच्छवी थी, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी एक लिच्छवी राजकुमारी थी, इसीलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा, वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।